नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज से ठीक 106 साल पहले खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। वो एक कहा गया है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। ये आंदोलन कुछ वैसा ही था और इस आंदोलन की शुरुआत भारत में महात्मा गांधी ने की। आंदोलन की शुरुआत तो वैसे तुर्की का समर्थन करने वाले मुसलमानों ने की, लेकिन गांधी ने इसको भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। हिंदू महासभा के डॉक्टर विवेक आर्य, उनको कोट किया है लेखक ने। किन्होंने लिखा है ये लेख जिससे मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको, वो है प्रोफेसर शंकर शरण। उनका लिखा हुआ लेख है जिसमें ये सारे तथ्य बताए गए हैं। उसमें डॉक्टर आर्य को कोट करते हुए उन्होंने लिखा है खिलाफत आंदोलन के बारे में कि आंदोलन असफल होने पर मुसलमानों का गुस्सा निरपराध हिंदुओं पर फूटा दंगे के रूप में। गांधी की इस अदूरदर्शिता का परिणाम देश के विभाजन के रूप में सामने आया, जिसका नतीजा आज तक देश भुगत रहा है। प्रोफेसर शंकर शरण लिखते हैं कि भारत में गांधी का पहला बड़ा राजनीतिक अभियान खिलाफत आंदोलन में शामिल होने को लेकर। ये मुहिम भारतीय मुसलमानों ने शुरू की थी तुर्की के बादशाह की खलीफा की खिलाफत को बचाने के लिए, यानी उसके राज को बचाने के लिए। उद्देश्य था कि तुर्की के बादशाह की गद्दी बची रहे, उसका राज बचा रहे। 1919 में खिलाफत सभाओं में गांधी के भाषण शुरू हुए। खिलाफतवादियों ने 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया भारत, और गांधी ने इसका खूब प्रचार किया। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को पहली खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। इन सम्मेलनों में आंदोलन को विस्तार देने की योजना बनी। सरकार के दिए हुए पुरस्कारों को वापस करने की घोषणा हुई। पुरस्कार वापसी को वहां से जोड़िए आप। ये कोई नई बात नहीं थी जो हुई 2015 में, उस समय से। और उसके अलावा सरकारी नौकरियों का बहिष्कार और टैक्स न देने की अपील की गई, आह्वान किया गया। लेकिन बड़ी बात लिखी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उनकी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो 1940 में प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने कहा असहयोग आंदोलन उद्गम जो है वो खिलाफत आंदोलन था, न कि कांग्रेस के स्वराज आंदोलन से ये जुड़ा हुआ। खिलाफतवादियों ने तुर्की की सहायता के लिए इसे शुरू किया और कांग्रेस ने खिलाफतवादियों की सहायता के लिए इसमें मदद की। इसका मूल उद्देश्य स्वराज्य नहीं, खिलाफत था। इसे स्वराज से इसलिए जोड़ दिया गया ताकि इसमें हिंदू भी शामिल हो सके, ये केवल मुसलमानों का आंदोलन न रह जाए। कांग्रेस की बड़ी नेता थी एनी बेसेंट, जरूर नाम सुना होगा आपने। उन्होंने लिखा है कि खिलाफत की गांधी एक्सप्रेस का तूफान ऐसा चला, यह आंधी ऐसी चली कि कांग्रेस की पिछली परंपराएं ध्वस्त हो गईं। एक झटके में सारी परंपराएं उजड़ गईं, उड़ गईं। और गांधी जी ने कहा कि खिलाफत मुसलमानों की गाय है। जिस तरह से गाय हिंदू की पूजा करते हैं, उसी तरह से मुसलमान खलीफा की पूजा करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, यहाँ भारत में गांधी जी खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, तुर्की के खलीफा को बचाने का, उसके शासन को बचाने का आंदोलन चला रहे थे, और मुस्लिम जगत में इसकी कोई परवाह नहीं थी तुर्की के खलीफा की। बल्कि अरब के मुसलमान तुर्की के खलीफा से छुटकारा पाना चाहते थे और खुद तुर्क लोग खिलाफत के भार से परेशान थे। और ये बात तुर्की के सबसे बड़े नेताओं में से एक कमाल पाशा ने कही। उन्होंने ही पहले तुर्क ऑटोमन सल्तनत को और फिर खिलाफत को 1924 में खत्म कर दिया। जब गांधी जी भारत में ये आंदोलन चला रहे थे, उस समय तुर्की में तुर्क इसे खत्म कर रहे थे। इस आंदोलन का नतीजा ये होता कि अगर खलीफा बना रहता, तुर्की का बादशाह बना रहता, तो कई देश तुर्की के उपनिवेश बन जाते। गांधी जी ने 12 जून 1920 को यंग इंडिया में लिखा, मेरे विचार से तुर्की का दावा बिल्कुल नैतिक और न्यायोचित है। वो वही मांग रहे हैं जो उनका है। और साथ ही उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम और गैर तुर्की जातियां अपने संरक्षण के लिए जो गारंटी चाहें वो मांग सकती हैं, ताकि तुर्की के आधिपत्य के
अंतर्गत ईसाई और अरब अपना स्वायत्त शासन चला सके। उन्होंने आगे लिखा कि मैं ये नहीं मानता तुर्क निर्बल, अक्षम या क्रूर हैं। अब आप देखिए, गांधी जी ये भूल गए कि तुर्की ने आर्मेनियाई लोगों का नरसंहार किया था, जिसमें 15 लाख आर्मेनियाई लोग मारे गए थे, और इन्हीं तुर्कियों को गांधी जी दयालु बता रहे थे। और आज भी देखिए तुर्की का रवैया भारत के प्रति क्या है। पाकिस्तान से कई मामलों में बड़ा दुश्मन तुर्की है भारत का आज भी। और उस समय कहा यह गया था, गांधी जी के पक्ष में ये कहा गया कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन में इसलिए शामिल हुए, इसलिए उसको बढ़ावा दिया जिससे मुसलमानों का मन बदल जाए, वो हिंदुओं के प्रति नरम हो जाए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है, एकता जो है, उसको बढ़ावा मिले। अब ये उनका दिवा स्वप्न था। वो अगर आर्मेनिया को याद करते, तुर्की के शासन को याद करते, मुसलमानों के इतिहास को याद करते, तो शायद ये बात कभी न कहते। यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के संस्थापक, उन्होंने कहा खिलाफत पुराने जमाने की बात हो गई, आज ये नहीं चल सकता। ऐसी साम्राज्यवादी सत्ता को बचाने के लिए कुछ मुल्लों से जुड़ जाना, ये गांधी जी की बहुत बड़ी भूल थी। और जिन्ना ने तो उससे आगे जाकर चेतावनी दी थी कि इन मौलवियों मुल्लों को राजनीतिक मंच देना, ये गांधी जी की बहुत बड़ी भूल है। तो चौरी चौरा कांड के बहाने गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। तब तक उन्हें समझ में आ गया था कि ज़मीनी हकीकत क्या है। लेकिन इस्लाम के लिए मुसलमानों के मन में आवेश पैदा करके और उस आग में हिंदुओं को झोंक कर और 1 साल में स्वराज्य का प्रलोभन देकर गांधी ने जो आंधी पैदा की, उससे समाज में दरार पैदा हो गई। इस्लाम खतरे में है, इस नारे के साथ जिहादियों में हिंदुओं के प्रति हिंसा का भाव आया, नफरत पैदा हो गई और उनमें जिहादी जोश भर गया। और उसका नतीजा क्या हुआ? मालाबार कांड तो आपको याद होगा। 1920 में मालाबार में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, धर्मांतरण हुआ, बलात्कार हुआ, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई हिंदुओं के खिलाफ। और इस हिंसा के खिलाफ गांधी जी ने उसकी आलोचना करना तो दूर, बल्कि प्रच्छन्न रूप से उसका समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इस हिंसा के खिलाफ प्रस्ताव पास करने से रोक दिया। उन्होंने मोपला पर प्रस्ताव लाने से कांग्रेस को इसलिए रोक दिया कि इससे अगर ऐसा प्रस्ताव आया तो मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और उसके अलावा कांग्रेस के बहुत से नेता इस बात से सहमत थे, गांधी एक गलत उद्देश्य के लिए अनैतिक काम कर रहे थे। ये कांग्रेस के नेताओं का मानना था, कांग्रेस विरोधियों का नहीं। इस मुद्दे पर मोपला नरसंहार के बाद लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और उसके अलावा श्री अरविंद, इन सब ने भारी चिंता प्रकट की, लेकिन गांधी पर इसका कोई ज़्यादा असर पड़ा नहीं। एक थे मौलाना आज़ाद सुबहानी। उनकी नज़र में अंग्रेज़ों से भी बड़े दुश्मन ये 22 करोड़ हिंदू थे जिनके साथ खड़े थे गांधी जी। स्वामी श्रद्धानंद ने ये जो सभाएं हो रही थी खिलाफत के पक्ष में, उन सभाओं में से एक सभा में गए, उसका विवरण दिया। उन्होंने कहा वहाँ जो भाषण हो रहे थे उसमें हिंसा की बातें हो रही थी। उन्होंने गांधी जी से कहा कि ये हिंसा की बातें कर रहे हैं, तो गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये ब्रिटिश नौकरशाहों की ओर इशारा कर रहे हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि अगर हिंसा का भाव इनके मन में इस तरह से आ गया है तो हिंदुओं के खिलाफ इनको हिंसा करने से कौन रोक पाएगा। और वही हुआ। मोपला नरसंहार, उसके अलावा जो दंगे हुए देश में, स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये अहिंसा के विचार का सत्यानाश है। एक लेखक हैं, इतिहासकार भी हैं, स्टेनले वोलपार्ट। उन्होंने एक किताब लिखी जो 1984 में प्रकाशित हुई, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि खिलाफत आंदोलन के खात्मे के बाद मुसलमानों ने जगह जगह पर हिंदुओं के खिलाफ अपना गुस्सा उतारा, कत्ल किया, धर्मांतरण किया, बलात्कार किया, ये सब घटनाएं हुई। लेकिन गांधी जी के अहिंसा के प्रति, अहिंसा का सिद्धांत जो उनका था, उसके इस दोहरेपन, मोपला नरसंहार पर चुप रहना, उस पर बयान देने से, उस पर प्रस्ताव पास करने से कांग्रेस को रोकना,
मुसलमानों के खिलाफ कोई बयान न देना, बल्कि उसको एक तरह से जस्टिफाई करना। उन्होंने यहाँ तक कहा, ये प्रोफेसर शंकर शरण ने नहीं लिखा है, दूसरी जगहों पर, बहुत जगहों पर छपा है, यहाँ तक कहा कि मुसलमानों ने वही किया जो उनका मजहब कहता है। अगर मुसलमान सभी हिंदुओं को मारना चाहें तो हिंदुओं को इसके लिए सहर्ष तैयार हो जाना चाहिए। गांधी जी के इस आंदोलन का ये शताब्दी वर्ष है। इस एक भूल ने, उनकी एक गलती ने पूरे देश को कितनी बड़ी सजा दी, और उस सजा को आज भी हम भुगत रहे हैं। अहिंसा को लेकर गांधी जी का जो सिद्धांत था और व्यवहार में उन्होंने जो कुछ किया, उसमें इतने विरोधाभास हैं। आज़ादी के आंदोलन में जिन लोगों ने अलग रास्ता अपनाया, क्रांतिकारियों का रास्ता जो था, उसका कभी समर्थन नहीं किया गांधी जी ने। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में तो उनकी भूमिका नहीं थी, दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजों की तरफ से लड़ने पर उनको कोई एतराज नहीं हुआ। कितने भारतीय मारे गए, वो किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? वो उनकी लड़ाई लड़ रहे थे जिनके बारे में गांधी जी कह रहे थे और कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि हम इनसे लड़ रहे हैं, यानी अंग्रेजों से। अब इस विरोधाभास को आप क्या कहेंगे कि आप जिनसे लड़ रहे हैं, जिनको अपने देश से निकालना चाहते हैं, उन्हीं के देश का साम्राज्य बचाने के लिए अपने देश के लोगों को सैनिक बनाकर सेना में भर्ती करके भेज रहे हैं। तो वो अहिंसा नहीं थी, लेकिन क्रांतिकारियों की हिंसा अहिंसा थी। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश से बाहर निकल, उनको समझ में आ गया कि इस अहिंसा से कुछ होने वाला नहीं है, तो उन्होंने देश से बाहर निकलकर सेना बनाई, आज़ाद हिंद फौज, और उसके बाद आक्रमण किया ब्रिटिश सरकार पर, ब्रिटिश भारत पर। उस समय आप कल्पना कीजिए कि जिन लोगों को ब्रिटिश आर्मी में शामिल कराया गया था, जो अंग्रेज़ों के लिए लड़ने गए थे, उन सब लोगों ने अगर नेताजी का साथ दिया होता तो आज़ादी कितने साल पहले मिल गई होती। लेकिन उससे बड़ी विडंबना ये है कि इस मोपला नरसंहार की, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के शामिल होने की, इन सब की चर्चा इतिहास में बहुत कम आपको सुनने को मिलेगी। इसकी समीक्षा तो होती ही नहीं है, क्योंकि गांधी ने कुछ गलत किया ये मानने के लिए इस देश का एक बड़ा वर्ग तैयार ही नहीं है। समय बदल रहा है, अब आलोचना शुरू हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांधी की आलोचना करने वाले सब लोग सही हैं, या गांधी की हर हाल में आलोचना होनी ही चाहिए, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहने का साहस तो होना चाहिए। हम तो ऐसी संस्कृति के लोग हैं जो अपने ईश्वर की, अपने भगवान की भी आलोचना करने से नहीं हिचकते हैं। तो गांधी जी तो सामान्य मनुष्य हैं। तो इस सब को देखते हुए लगता है, जो हम लोग इतिहास की बात करते हैं कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, असल में कितना छिपाया गया, कितना गलत तरीके से पेश किया गया। और आज़ादी के 79 साल हो गए, अभी तक वो सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, अभी तक वो पाठ्य पुस्तकें पूरी तरह से हटी नहीं हैं। तो ज़रूरी है, समय आ गया है कि भारत के असली इतिहास को पेश किया जाए, उसको सामने लाया जाए, क्योंकि इतिहास अक्सर विजेताओं का होता है। विजेता इतिहास लिखते हैं, अपनी दृष्टि से लिखते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने जो इतिहास लिखवाया वो अपनी दृष्टि से लिखवाया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उसको जैसे का तैसा स्वीकार कर लिया। आक्रमणकारियों के इतिहास को मान्यता दी कांग्रेस ने, बल्कि उसको और बढ़ाने और उसका प्रचार प्रसार करने का काम किया। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस देश के साथ अपने ही लोगों ने क्या क्या किया है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।